हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स 14th एग्जाम्पल कह रहे थे, मैं ये क्लियर कर देती हूँ। 14th एग्जाम्पल है आप लोगों के पास, ये क्या है? इफ 6 फोर्सेस ऑफ रिलेटिव मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 एंड 6 एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन टेकन इन ऑर्डर। क्या कहा जा रहा है? पहली बात तो हेक्सागन वाली प्रॉब्लम है, जैसे ट्राइंगल वाली, स्क्वायर वाली, हेक्सागन वाली, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यू आर हैविंग हेक्सागन, ठीक है। इफ 6 फोर्सेस ऑफ रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स 1 2, ये देखो साइड्स भी लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर बोल दिया ना, तो हम ऑर्डर में ही लेंगे। 1 2 3 4 5 6, आप ऑर्डर में चलते जाएंगे, अदरवाइज आपको साइड्स की डायरेक्शंस दी होती हैं। ये चीज़ देने के बाद शो दैट द सिंगल इक्वलेंट फोर्स इज ऑफ रिलेटिव मैग्नीट्यूड 6। अब आपको कह रहे हैं एक सिस्टम है, उसमें इतनी सारी फोर्सेस लगी हुई हैं, आपको बोला है प्रूव करो, शो दैट द सिंगल इक्वलेंट फोर्स इज ऑफ रिलेटिव मैग्नीट्यूड 6। मतलब इन सब के इक्वलेंट जो एक सिंगल फोर्स आएगी ना, मतलब सिंगल फोर्स कौन सी होती है? रिजल्टेंट फोर्स। तो हमें बोला है प्रूव करो, शो करो कि जो एक सिंगल इक्वलेंट फोर्स आएगी दैट विल बी ऑफ मैग्नीट्यूड 6 एंड इट एक्ट्स अलोंग ए लाइन पैरेलल टू द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5। मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी आर की, वो कौन सी होगी? जो ये 5 यूनिट वाली फोर्स है ना, जो इसकी डायरेक्शन है वही तुम्हारे आर की डायरेक्शन आएगी। तो हमें कहा है प्रूव करिए ये जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है ये किसके इक्वलेंट है? एक सिंगल इक्वलेंट, एक सिंगल फोर्स के, एक सिंगल फोर्स मतलब रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 6 होना चाहिए, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होनी चाहिए? 5 यूनिट फोर्स वाली, मतलब कि ये वाली आनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रूव करेंगे, प्रूव करने के बाद आएगा ऑब्वियसली। और एक चीज और है, आपको बोला है एक और चीज शो करनी है, इट एक्ट्स अलोंग ए लाइन पैरेलल टू द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब इसका डिस्टेंस भी देखना है, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमें नहीं पता वैसे आर कहाँ लगेगी, बट जो उन्होंने शो करने को कहा है ना, उससे आइडिया हो रहा है कि वो पैरेलल टू 5 यूनिट फोर्स आएगी। मतलब 5 यूनिट वाली फोर्स की देखो ये डायरेक्शन है ना, तो जहां कहीं भी अपनी आर लगेगी उसकी भी डायरेक्शन यही होगी। तो आर का मैग्नीट्यूड प्रूव करना है कि 6 आए, डायरेक्शन प्रूव करनी है वही आए जो 5 यूनिट फोर्स की है। और वो कहते प्रूव करो कि ये वाली फोर्स लग कहाँ रही होगी? एट ए डिस्टेंस x यूनिट। मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ हेक्सागन से, अगर हम इसका डिस्टेंस देखेंगे ना तो वो है x। तो हमें कहा है शो करो कि ये फोर्स कहाँ लग रही होगी? एट ए डिस्टेंस x यूनिट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ हेक्सागन इक्वल टू 3 1/2 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ ए साइड फ्रॉम द सेंटर। तो अगर आप सेंटर से जहां पे भी ये आर लग रही है उसका डिस्टेंस एक्स सपोज कर लेते हैं ना, तो हमें बोला है प्रूव करो कि ये कहाँ लग रही है। इट इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हेक्सागन इक्वल टू 3 1/2 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ ए साइड फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर से हर एक साइड का डिस्टेंस तो सेम होता है, मान लो ये डिस्टेंस है p, तो हर एक साइड का पी पी ईच ही हो जाएगा ना हर एक साइड का। तो हमें शो क्या करना है कि जो रिजल्टेंट है वो कहाँ एक्ट कर रही है? एट ए डिस्टेंस दिस टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ अ साइड फ्रॉम द सेंटर। गॉट इट? तो ये हमें शो करना है, ठीक है। तो आप लोग सपोज कर लीजिए, जैसे आपकी बुक्स में क्या सपोज किया हुआ है, यहाँ माना हुआ है कि जो रिजल्टेंट फोर्स का डिस्टेंस है ना सेंटर से वो p सपोज किया हुआ है, और हर एक साइड का जो डिस्टेंस है ना सेंटर से वो x सपोज किया हुआ है। तो इसका मतलब आप क्या शो करेंगे? p जो है वो 7/2 टाइम्स x है, बस आपको ये प्रूव करना है। तो इसमें यही है सिर्फ, ठीक है। कुछ बच्चों को ना एंगल में कंफ्यूजन हो रही है कि ये एंगल्स कैसे लिए हुए हैं। बच्चे ये ना आपका पिछला ही टॉपिक है, सिर्फ नया इसमें एक ही पार्ट है ये वाला, p इज इक्वल टू 7/2 टाइम्स x।
बट फिर भी मैं रिव्यू के लिए ना एक एग्जांपल ये वाली आपको रिपीट कर देती हूँ कि कैसे करते हैं इसको। किसी भी सिस्टम में जितनी मर्जी फोर्सेस लग रही हैं, जैसे मान लो पी क्यू आर, 3 फोर्सेस लग रही हैं, जब मुझे इनकी रिजल्टेंट फोर्स निकालनी होती है ना, तो क्या होता है, आप लोगों को 2 कंपोनेंट सेट करने होते हैं। ये सेकंड टॉपिक है आप लोगों का, सेकंड चैप्टर, पता नहीं फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है ये। आपको 2 डायरेक्शंस बना लेनी होती हैं। जब भी कभी सिस्टम में जितनी भी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, हमेशा यही काम करना है आपने। जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब का रिजल्टेंट निकालने के लिए एक डायरेक्शन तो आप एक्स बना लिया करो। उसको तो मान लो आपने मान लिया हमारी रिजल्टेंट फोर्स का नाम है एफ, तो एक्स डायरेक्शन में आप बोलोगे एफ कॉस थीटा, मतलब आपकी रिजल्टेंट फोर्स का रिजॉल्व्ड कंपोनेंट। रिजॉल्व्ड कंपोनेंट पे एक थ्योरम है आगे, जितनी भी फोर्सेस होती हैं उन सब के रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स का जो सम होता है वो रिजल्टेंट के रिजॉल्व्ड कंपोनेंट के इक्वल होता है। इसलिए एफ कॉस थीटा क्या होएगा, इन सब के रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स एक्स डायरेक्शन में, मतलब पी कॉस अल्फा, मान लो ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। पी कॉस अल्फा प्लस क्यू कॉस बीटा प्लस आर कॉस गामा, बस इस तरह से निकालते हो ना एफ कॉस अल्फा। ऐसे ही जो वाई डायरेक्शन सेट करते हो उसको क्या लिखते होते हो, एफ साइन थीटा। ये एफ साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन कंपोनेंट्स के बराबर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, बस ये तो सबको पता होगा, वैसे पिछला ही काम है। अब इसमें एंगल्स कैसे लेते हैं हेक्सागन वाले में, इसमें कुछ स्टूडेंट्स को है थोड़ा बहुत डाउट, तो वो आप देख लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे काफ़ी सारी फोर्सेस लग रही हैं, मान लेते हैं आर हमारी रिजल्टेंट फोर्स है, किसी एंगल थीटा पे एक्ट कर रही है, तो एक हमारी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फिक्स हो जाती होती है एक्स, मतलब कि आर कॉस थीटा। एक हमारी वर्टिकल डायरेक्शन फिक्स हो जाती है, मतलब कि वाई मीन्स आर साइन थीटा। आर कोस थीटा कैसे लिखते हैं, मैं तुम्हारी बुक्स वाला तो चलो तुम्हें समझ में आता ही होगा, मैं तुम्हारी बुक से थोड़ा सा अलग बताऊंगी। जितने मर्जी क्वेश्चंस हों आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। देखो, कॉस कंपोनेंट मतलब सबकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स। अब 1 यूनिट वाली फोर्स तो 0 एंगल बना रही है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो ये होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना, तो 1 cos 0, पता लग रहा होगा सबको। फिर 2 यूनिट वाली जो फोर्स है वो क्या लगाएगी, एक सेकेंड, आप लोगों की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फोर्सेस ऑफ रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स 1 2 3 4 5 एंड 6 एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। बट एक्चुअल में दे आर टेकिंग हेयर 1p 2p, तो असल में ना ये जो फोर्सेस हैं ये 1 2 3 4 के इक्वलेंट हैं, तो आप फोर्स का नाम कुछ भी p यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये 1p यूनिट्स, ये 2p यूनिट्स, मतलब p यूनिट्स बोल सकते हो, तो फिर उससे ये p 2p 3p 4p ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो क्या हो जाएगा फिर p cos 0, अगर 2p की बात करें। अब ना आप एंगल्स देख लीजिए, बस इसी में शायद कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का हर एक एंगल 120 डिग्री का होता है ना, ये 120 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना रह गया, 60। तो जब 2p वाली फोर्स का कंपोनेंट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2p cos 60। क्लियर हो गया होगा, 2p cos 60। अब अगली फोर्स का कंपोनेंट लिखिए, 2p हो गया, 3p। अब ध्यान से देखो 3p, इसको रिजॉल्व करो नीचे, ऐसे नीचे की तरफ लेके आओ। 3p की डायरेक्शन ध्यान से देखो 6p जैसी है, ये पैरेलल होते हैं आपस में, रेगुलर हेक्सागन है ना, तो ऑपोजिट साइड्स बिल्कुल पैरेलल है। 3p की डायरेक्शन क्या है, 6p वाली डायरेक्शन। बच्चे 3p ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो मतलब डायरेक्शन 6p के पैरेलल है ना, तो असल में ये 3p हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये देखो यही एंगल बनाएगी जो यहाँ इनके बीच बन रहा होगा। और ये एंगल कितना है, 120, क्योंकि हेक्सागन का हर एक एंगल 120 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, 3p cos 120। बच्चे ये सारी फोर्सेस ना एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी, ठीक है। ये देखो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। जब मूवमेंट की बात करेंगे तो मोस्टली सारी एंटी क्लॉकवाइज ही जा रही हैं। अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो सिर्फ रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। 3p cos 120। अब 4p, इधर वाली फोर्स जो होती है हॉरिजॉन्टल वो 0 एंगल बनाती है ना, तो इधर वाली फोर्स, अब मैं बच्चों को कहती होती हूँ या तो आप इस फोर्स को p cos पाई लिख दो, मतलब इधर वाली cos 0 बनाती है तो इधर वाली पाई एंगल बनाती है ना,
एक ऑप्शन और भी है, जब कोई फोर्स इधर लग रही है ना तो आप उसकी डायरेक्शन इधर करके उसको माइनस पी भी लिख सकते होते हो। समझ में आई बात? फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, चाहे पी कोस पाई लिख दो चाहे माइनस पी कॉस जीरो लिख दो, क्या इन दोनों में कोई फर्क पड़ा? आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, समझ आ गई होगी ये बात। तो थोड़ा सा मैं करती हूँ फिर तुम्हें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज पी कॉस जीरो, दिस इज 2p कॉस 60, दिस इज 3p कॉस 120। अब देखो ये 4p है ना, चाहे मैं यहाँ 4p कॉस पाई लिख दूँ चाहे मैं सीधा माइनस का 4p लिख दूँ, माइनस 4p मतलब इधर को 4p इधर लग रही है ना, तो उधर कौन लगेगा फिर? माइनस 4p। अब तुम 5p वाली देखो, 5p इधर लग रही है ना, मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी इसको ऊपर की तरफ लगा के -5p बोल दो, -5p। इससे ना एंगल्स में बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं। -5p ये, अब ये 2p के पैरेलल बन गई ना, 2p ये 60 डिग्री का एंगल था ना, तो अगर तुम यहाँ -5p लगाते हो तो -5p cos 60, मतलब ये कंपोनेंट बन जाएगा ना इसका। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से सेम 6p इधर लग रही है ना, तो तुम इस फोर्स को ऐसे लगा के इसको -6p समझ सकते हो, और ये एंगल तुम्हें पता ही है 120 डिग्री है, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे -6p cos 120, cos 120। गॉट इट? अब आप देखिए क्या बनेगा, p cos 0, p का p क्योंकि cos 0 1 होता है ना, p वैसे सबके पास है, बाहर ही रख लेते हैं। ठीक है, cos 0 1 होता है, प्लस 2 टाइम्स cos 60 हाफ हो गया, फिर 3p cos 120 माइनस का हाफ होता है ना, माइनस का हाफ, माइनस का 4p। ठीक है, p बाहर चला गया था, चलो कोई बात नहीं, p बाहर ही है। ठीक है, ये आपका -5 टाइम्स cos 60, हाँ जी फिर से हाफ हो गया, और ये -6 टाइम्स cos 120 फिर माइनस का हाफ, तो ये प्लस का हाफ हो जाएगा। ठीक हुआ, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या बन गई, ये अभी नीचे निकालते हैं हम, p बाहर है आपके पास, ये क्या बन गया 1 + 1 -3/2। ये मैं अलग करा रही हूँ इसलिए मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, आंसर विल बी सेम, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। -4, ये -5/2 और ये +3, देखिए क्या बनेगा अपने पास, ये आपका 3 + 2 5 है ना, ये आपका 5 हो गया पॉजिटिव का, ये माइनस का 4, और ये भी -5 -3 -8 -8/2 करोगे तो माइनस का 4। ठीक है, तो ये -8 + 5 कमिंग आउट टू बी -3p। आप लोग चेक कर सकते हैं, आपका r cos थीटा कॉम्पोनेंट -3p ही आ रहा होगा। और अब जब वर्टिकल y = r sin थीटा की बात करेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं करने की ज़रूरत, अब फिर से सिर्फ आप लोगों ने कोस की जगह साइन लिखना है और कुछ भी नहीं करना, बस वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स 2p sin 60 हो जाएगा, ये 3p sin 120 हो जाएगा। अब इसको आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, जब यहाँ पे करोगे तो ये क्या था असल में, cos पाई था ना, cos पाई। ठीक है, cos पाई था तो वो -1 हो गया था, sin पाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। इज इट ओके? तो 4p वाला कंपोनेंट तुम्हारा 0 हो जाएगा, इसका ध्यान रख लेना, जिसमें हमने सीधी वैल्यू लिख रखी है। ठीक है, चाहे 4p cos पाई ही लिखो, ठीक, तो वो वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट फिर से वही -5p sin 60 -6p sin 120। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है वो ध्यान दे सकते हैं, जिनको ऑलरेडी जैसे बुक्स में किया है 240 300 वो एंगल्स लेके, जिनको वैसे ही इजी लगता है वो डायरेक्ट वैसे ही कर लें। ठीक है, जिनको लगता है कि हमने कई बार काफ़ी क्वेश्चंस अड़े रहते हैं, एंगल्स की समझ नहीं आती हैं, तो मैं बेसिकली बच्चों को ये कहती होती हूँ, जब तुम्हें डायरेक्ट एंगल ना पता लग रहा हो, अगर p की जगह -p फोर्स बना के उसका एंगल इजीली पता चल रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हो, तो रिजल्ट्स सेम आएंगे। तो इस तरह से अगर y को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -3√3p। एक क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया है ताकि आपको पिछला रिकॉल हो जाए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे, अब ये r cos थीटा पड़ा है, ये r sin थीटा पड़ा है, दैट्स इट।
स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, आर स्क्वायर, ये कितना हो गया तुम्हारा 9p स्क्वायर हो गया। इसको करोगे तो 9 इंटू 3p स्क्वायर, तो ये तुम्हारा 9p स्क्वायर प्लस 27p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 36p स्क्वायर मीन्स हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है ये 6p आ गई। यही तो प्रूव करना था, आपको यही बोला था ना, प्रूव करो कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड 6 होगा अगर इनका मैग्नीट्यूड ये है तो। ठीक है, तो ये जो है वो तुम्हारी 6p यूनिट आ गई, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना आ गया 6। और बस सेम वही आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, इनको डिवाइड करके हम लोग टैन थीटा निकालते होते हैं ना। आर साइन थीटा क्या है, ये रहा -3√3p, और आर कॉस थीटा क्या है आपके पास -3p। तो टैन थीटा कितना आ गया बच्चे, टैन थीटा आप लोगों के पास क्या बन रहा है फिर √3। अगर टैन थीटा √3 आ रहा है तो इसका मतलब थीटा 60 डिग्री हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट चेक करने का मतलब साइन क्या आया था, कोस नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव, दोनों नेगेटिव का मतलब ऐड शुगर टू कॉफी, तो क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे देखते हैं, पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा एंगल 60 नहीं माना जाएगा, 180 प्लस 60 माना जाएगा। ठीक है, तो आप इस एंगल को रखिए पाई प्लस 60। गॉट इट। तो आ गई ना बात समझ में। ये जो 5p फोर्स है, ध्यान से देखो, अगर तुम इसको ऐसे ऊपर की तरफ देखते हो तो ये एंगल 60 था ना हॉरिजॉन्टल के साथ। मैंने तुम्हें कहा था ये 5p 2p के पैरेलल है, देखो, और ये एंगल 60 है ना। ठीक है, तो बच्चे ऊपर की तरफ एंगल 60 है, बट अगर नीचे की तरफ आओगे वही सेम चीज़ जो तुम्हें अभी समझाई है, यहाँ ये लाइन अगर 60 डिग्री बना रही है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके ये इधर को हो जाती है ना डायरेक्शन, तो ये पाई प्लस 60 बना रही होती है। ठीक है, तो 5p जो है वो पैरेलल तो 2p के ही आई ना, क्योंकि ये 60 डिग्री बना रही है, ये पाई प्लस 60 डिग्री बना रही है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, पर एंगल तो दोनों ही 60 डिग्री का बना रही है ना। तो असल में ये भी प्रूव हो गया कि ये जो फोर्स है वो किसके अलोंग आई है, 5p के अलोंग आई है। ठीक है, क्योंकि r जो है वो कितना एंगल बना के दे रही है हमें, पाई प्लस 60 हॉरिजॉन्टल के साथ। इज इट क्लियर। और तीसरी चीज जो है वो थोड़ी सी नई है, तीसरी चीज उसी पे बेसिकली मूवमेंट यूज होगा। मूवमेंट तो असल में यूज ही उस पे हो रहा है। आपके पास यहाँ पे ये कुछ ऐसी सी सिचुएशन है, इस तरह की हेक्सागन है आप लोगों के पास। अब आपने प्रूव कर दिया, हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स निकली है, उसका मैग्नीट्यूड तो 6 यूनिट निकला है, मैग्नीट्यूड तो इसका 6 यूनिट निकला है, और एंगल जो है वो ऐसे कुछ निकला है। ठीक है, पर हमें पता है ऊपर की तरफ तो वो 60 डिग्री का एंगल ही बना रहा है ना। ये कौन सा एंगल है, ऊपर 60 डिग्री। ये टोटल एंगल अगर बात करोगे तो पाई प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली ये मान के चल रहे हैं कि जो आर है उसकी ये डायरेक्शन है। अब हमें शो क्या करना था, सेंटर से हमें इसका डिस्टेंस देखना था जो हमने पी मानना हुआ है। सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है से पी। ठीक है, और बाकी जितनी भी साइड्स हैं सब का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कितना सपोज किया हुआ है, एक्स। ये भी बस एक नई चीज़ है। अब हमें क्या करना है, हम लोग अब मूवमेंट लेंगे, मूवमेंट लेंगे तभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज होगा ना। अब आप क्या करोगे, सिस्टम के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब की मूवमेंट्स का सम, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेंटर से सेम है, तो हम लोग मूवमेंट्स अबाउट सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो 1 यूनिट वाली फोर्स है P, वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2p फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चे जितनी भी आपकी फोर्सेस हैं सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपका x ही है ना। तो आपके पास ये जो है ये क्या आ जाएगा, दिस थिंग इंटू एक्स, 6p इंटू एक्स। तो आपकी जितनी भी फोर्सेस हैं उन सबके मूवमेंट्स का सम ये आ गया, इज इक्वल टू आर की मूवमेंट। आर की मूवमेंट क्या हुई, आर इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि p। तो इसका मतलब क्या है, ये जितना भी है इसको सम कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपका 3p हो गया, 3 6p हो गया, फिर ये 10p हो गया, ये 15p हो गया, और ये क्या हो गया 21p। ठीक है,
तो ये आपका 21px इज इक्वल्स टू आर कितना था, हमने सॉल्व करके देखा था 6p बना था ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब आप देखिए आपका जो स्मॉल p है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये नथिंग बट 7/2x आ रहा है विच यू वांट टू प्रूव। तो ये सिर्फ मूवमेंट वाला पार्ट है जो नया यूज हो रहा है, बाकी सारा जो पीछे था ना वो एक्चुअली रिजॉल्व्ड पार्ट्स और कंपोनेंट्स पे ही था। सो आप देख सकते हो, आपको जो चीज़ नहीं क्लियर हुई थी वो समझ लेना, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट है ना उसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जो नेक्स्ट वन है वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि और बहुत सिंपल है। देखो आपको बोला हुआ है PQR, ये आपकी कोई 3 फोर्सेस हैं, एक्ट अलोंग द साइड BCCA एंड AB। पहले तो आप ट्राइंगल बना लीजिए क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस लगानी है हमें, ठीक है। दिस इज ABC। क्या बोला है हमें, PQR एक्ट अलोंग BCCA एंड AB। तो PQR इस तरह से हमारी फोर्सेस लग रही हैं, ओके। हमें क्या बोला गया है, इफ द रिजल्टेंट passes थ्रू द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, इन PQR का जो भी रिजल्टेंट होगा, जो भी रिजल्टेंट है, फिर से वही बात है, हम उसका नाम रख लेते हैं F। हमें कहा है इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा अगर वो ऑर्थो सेंटर में से पास करेगा, तो पहले तो ऑर्थो सेंटर बनाए और मान के चलें कि जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो ऑर्थो सेंटर में से पास करती होगी, ठीक है। ऑर्थो सेंटर कौन होता है, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप लोग ऐसे एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दोगे इस तरह से, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारे एल्टीट्यूड्स हैं तीनों और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सपोज H, ओके। तो हमने क्या किया है, हमने अपनी इस ट्राइंगल ABC में, दिस इज ABC, ये है आपकी फोर्सेस PQR, ओके। इसके अंदर हम लोगों ने एक पॉइंट देखा है जो आपके एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसी को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं ना, उसी तरह से एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और इसी तरह से जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को हम इन सेंटर बोलते हैं। तो जिस पे भी क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे हम कोई भी एल्टीट्यूड अगर ड्रॉ करें, जैसे मान लो मैं ये वाला एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं या ये वाला एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, कोई भी एल्टीट्यूड करें, तो हम ना यहाँ पे किसी एक ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। जैसे इस ट्रायंगल पे, ये है हमारा पॉइंट H, किसी एक ट्रायंगल पे फोकस कर रहे हैं लाइक दिस, ओके। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, काम हमने क्या करना है, असल में सिस्टम के बारे में दे रखा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो ऑर्थो सेंटर से पास करती है, और सिंपली बोल दिया शो करो कि P सीकेंट A प्लस Q सीकेंट B प्लस R सीकेंट C जो है वो 0 के इक्वल है। हमें ऐसा कुछ शो करना है। अब इससे ना थोड़ा हिंट मिल जाता है, आइडिया हो जाता है कि हमें मूवमेंट्स ही लेनी पड़ेंगी। कैसे, P इंटू समथिंग, Q इंटू समथिंग, R इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। अब ये 0 क्या है बच्चे, रिजल्टेंट फोर्स ऑर्थो सेंटर से पास कर रही है। इसका मतलब अगर इस ऑर्थो सेंटर के अबाउट ही हम मूवमेंट्स निकालें सभी की, तो रिजल्टेंट फोर्स की मूवमेंट तो 0 ही आने वाली है, क्योंकि हमें दिया हुआ है रिजल्टेंट फोर्स ऑर्थो सेंटर से पास कर रही है। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम की मूवमेंट्स निकाल लेते हैं अबाउट H, मतलब कि ऑर्थो सेंटर। तो क्या होगा, P की मूवमेंट अबाउट H है ना, ये हो गई, प्लस Q की मूवमेंट अबाउट H प्लस R की मूवमेंट अबाउट H इज इक्वल टू रिजल्टेंट की मूवमेंट अबाउट H। रिजल्टेंट ऑर्थो सेंटर में से पास कर रही है इसलिए मूवमेंट हो गई 0। तो हमें सिर्फ P1 P2 P3 ये कैलकुलेट करने हैं, दैट्स ऑल। जैसे ये फोर्स है P, तो P इस फोर्स से H का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर P फोर्स से H का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मान लो हम यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं से HL। तो P फोर्स का आपका जो ये है, ये क्या हो जाएगा, P इंटू ये P1, मतलब कि P इंटू HL। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, HL को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अगर हम HL को कैलकुलेट करना चाहते हैं
तो हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर ये छोटी ट्रायंगल ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, है ना। HL तो हमें इसी के अंदर नजर आ रहा है। अगर हम इस छोटी सी ट्रायंगल के अंदर HL को देखना चाहते हैं तो HL इस एंगल के सामने है, मतलब हमें ये एंगल ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर हम इस एंगल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ये एंगल निकलेगा काम से, बड़ी ट्रायंगल से निकल सकता है। देखो बड़ी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा एंगल C बैठा है, तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस C हो गया। बड़ी ट्रायंगल आपकी BQC है, यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका एंगल B जो है वो 90 माइनस C है। अब आप लोग छोटी ट्रायंगल जो है ना HBL, बस उसमें ध्यान दीजिए, सिर्फ एंगल पता चल गया ना, दैट्स ऑल। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो आपका HL डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, BL। क्योंकि HB यूज करेंगे तो HB तो हमें पता ही नहीं, आगे हम ये करते होते थे ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब BH तो बीच में कोई वैल्यू है, वो तो हमें पता ही नहीं, है ना। BL पता है, क्यों पता है, देखो क्योंकि BL को हम ABL ट्राइंगल यूज करके निकाल लेंगे, वहां से पता चल रहा है। ये देखो ना, ये भी एल्टीट्यूड है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। छोटी ट्राइंगल के अंदर HL अपॉन BL देखते हैं। HL अपॉन BL, सीधा ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तुम्हारा 90 माइनस C हो गया ना, tan 90 माइनस C, tan थीटा हो गया। तो इसके हिसाब से हमारी HL क्या आ गई, BL cot C, दैट्स इट, सिंपल। अब BL हम फिर से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी ट्राइंगल है हमारे पास ABL ट्राइंगल जो है हमारे पास ABL, इसमें ध्यान से देखो ABL में, अब ABL बड़ी ट्राइंगल में B फुल एंगल है, दिस इज एंगल B, अब इसको भूल जाओ, दिस इज एंगल B, ये है ABL। अब अगर तुम देखोगे तो BL डिवाइडेड बाय AB तुम्हारा क्या बन जाएगा, BL अपॉन AB हमारा बन जाएगा, देखो B के सामने परपेंडिकुलर, तो BL बेस हो गया ना, तो ये अपना हो गया कोस B। तो BL की वैल्यू अब फिर से क्या बन गई, AB cos B, भर दीजिए। HL फिर क्या बन गया, BL इज AB cos B, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या पड़ा था, cot C, cot C। तो ये अब अल्टीमेटली क्या बन चुका है, P AB cos B cos C, नीचे क्या आ गया, sin C। अब यहाँ हम एक रिजल्ट और यूज करने वाले हैं, कौन सा, जब भी कभी AB अपॉन साइन C आ जाए। अब देखो ये क्या है, ABC ट्राइंगल में हमेशा A के सामने हम A साइड नहीं रखते होते, ये मतलब हमारे साइन और कॉस फॉर्मूले होते थे, ABC, A के सामने A साइड, B के सामने B, C के सामने C। आपके पास रिजल्ट होता था, आपको ध्यान होगा, साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C। और ये हमेशा हम एक कांस्टेंट के इक्वल रख लेते होते हैं, क्योंकि ये रेशोज हमेशा प्रोपोर्शनल होती हैं, तो हम कह देते हैं से इक्वल टू सम कांस्टेंट K। तो जब भी कभी A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, ये देखो C के सामने है AB, तो AB जो है वो C साइड के इक्वलेंट हो गया ना, तो इसलिए AB अपॉन साइन C का मतलब है C अपॉन साइन C। तो ये A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, ये सब प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए इनको सिंपली K भी बोला जाता है। इसलिए जब आप इस HL को एस्टिमेट करेंगे ना, तो ये समथिंग K cos B cos C, बस कुछ ऐसा आ जाएगा। तो भाई अगर HL आपका सम कांस्टेंट टाइम्स cos B cos C आ गया, तो आप बाकियों को भी सिमेट्री से निकाल सकते हैं, बाकी फिर cos A cos B cos C इस तरह से आ जाएंगे। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, जैसे P HL क्या आ गया, सम K cos B cos C, ऐसे ही आप लोगों का ये Q फिर सम K को बाहर निकाल देते हैं, एक जगह पे cos B cos C आ गया, दूसरी जगह पे cos C cos A आ जाएगा, तीसरी जगह पे cos A cos B आ जाएगा। तो cos A cos B cos C से फुली डिवाइड कर दो, जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, P सेकेंड A प्लस Q सेकेंड B प्लस R सेकेंड C इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका मेन पार्ट था, इसमें काफ़ी चीज़ों की थी डिस्कशन, अलग अलग तरीके के डाउट्स थे स्टूडेंट्स के, तो आप देख लेना, और कुछ हो तो पूछ लेना मेरे से पर्सनली।